क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के संविधान की आत्मा क्या है? वो कौन सा हिस्सा है जो पूरे संविधान को दिशा देता है? हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल के बिलो इन हिंदी में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना की, जिसमें हम जानेंगे प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना के उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना का मूल्य और महत्व, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि क्या प्रस्तावना संशोधित की जा सकती है, और अंत में हम जानेंगे प्रस्तावना से जुड़े हुए कुछ केस लॉस। प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम संविधान की आत्मा भी कहते हैं। प्रस्तावना हर एक एक्ट में या अधिनियम के सबसे पहले होती है, परंतु जो संविधान प्रस्तावना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं इसका परिचय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इसके आदर्शों, उद्देश्यों और दर्शन का संक्षिप्त परिचयात्मक कथन है। ये अमेरिका से प्रेरित है, यानी अमेरिका से लिया गया है, लेकिन भारत की जरूरतों के अनुसार से निर्मित किया एक परिचयात्मक सारांश है, जो कि संविधान के मुख्य सिद्धांतों को दर्शाता है। क्योंकि जो प्रस्तावना होती है वो पूरे के पूरे संविधान का एक सार होता है कि हमारे संविधान में क्या क्या अधिकार दिए गए, क्या स्रोत है, कहाँ से लिया गया है, किसके क्या कार्य होंगे। ठीक है, उन सबकी एक व्याख्या है। तो जो प्रस्तावना है वो पूरे संविधान का सार है। 26 नवंबर 1949 को अपनाई गई यह प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है और नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता का सुनिश्चित करने का संकल्प भी लेती है। इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रियम्बल हमारे लिए यानी प्रस्तावना हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। अब समझते हैं प्रस्तावना होती क्या है। तो प्रस्तावना संविधान का परिचय है। ये बताती है कि संविधान क्यों बनाया गया और उसके उद्देश्य क्या है। सर्वोच्च न्यायालय के मतानुसार प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की एक कुंजी है। जानते थे संविधान निर्माता जो वो चाहते थे देश में क्या बदलाव हो, कौन कौन से ऐसे नियम लागू किए जाएं, नागरिकों के लिए ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हमारा भारत विकास कर सके। क्योंकि 200 साल के गुलामी के बाद में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। तो उस समय जब संविधान लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को, तब हमारे लिए ये महत्वपूर्ण हो गया था कि ऐसा एक दस्तावेज लाया गया जिससे हमारे देश को एक रेगुलेट किया जा सके, किसके हिसाब से हमारे जो देश है वो चलेगा। वेंकट रमन बनाम कमिश्नर ऑफ पुलिस 1951 में कहा गया था कि एक संविधान की प्रस्तावना को उसके लिए एक योजना के रूप में समझा जा सकता है। प्राय प्रत्येक अधिनियम के आरंभ में एक प्रस्तावना दी जाती है जिसमें उसके उद्देश्यों को स्पष्ट किया जाता है, जिसकी प्राप्ति के लिए वह अधिनियम पारित किया गया है। भारतीय संविधान के आरंभ में भी एक प्रस्तावना दी गई है कि जो संविधान का उद्देश्य बताती है कि किस उद्देश्य से हमारा संविधान बनाया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्न प्रकार से वर्णित है। अब इसमें पूरा प्रस्तावना का सार दे रखा है। हम उसे देखेंगे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति को गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। जो ये लिखा गया है ये सभी भारतवासियों की ओर से लिखा गया है। ऐसा माना जाता है कि जब संविधान निर्माता इस संविधान का निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने सभी संपूर्ण जो नागरिक थे हमारे भारतीय, उनकी ओर से इसे लिखा था। प्रस्तावना का उद्देश्य क्या था? ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेम्बल। उक्त प्रस्तावना के विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान की इमारत प्रस्तावना में प्रविष्ट निर्मित मूल तथ्यों यानी फंडामेंटल फैक्ट्स से बनी है, जो संविधान के विभिन्न उद्देश्यों को प्रकट करती है। अब हम जो हमारी प्रस्तावना में दिया गया है
उन जो मेन पॉइंट है उन्हें हम समझेंगे कि आखिर वो क्या कहना चाहती है। पहला है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग से मतलब है सभी भारतीय से। ठीक है, इन शब्दों का तात्पर्य यह है कि भारतीय जनता ने इस संविधान को निर्मित किया है, यानी जो ये संविधान बनाया गया है, जो पर्टिकुलर लोग हैं उन्होंने सिर्फ इसको लिखित किया है, लेकिन ये लिखा संपूर्ण भारत की ओर से है, संपूर्ण भारतीय लोगों की ओर से है। भारतीय जनता ने ही इस संविधान को निर्मित किया है। संविधान की शक्ति जनता से आती है। यह लोकप्रिय संप्रभुता को दर्शाता है। अतः भारतीय संघ का कोई भी एक राज्य या राज्यों का समूह ना तो संविधान को खत्म कर सकता है और ना ही संविधान द्वारा निर्मित संघ से संबंध विच्छेद कर सकता है। यानी कोई भी एक राज्य या राज्यों का समूह संविधान को खत्म नहीं कर सकता है। ठीक है, हम भारत के लोग इस संविधान के निर्माता हैं तथा किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। यानी जो ये संविधान बनाया गया है ये सभी भारतीयों की ओर से बनाया गया है। प्रत्येक एक व्यक्ति, एक नागरिक जो भारत में रह रहे हैं उन सबकी ओर से बनाया गया, और भारत किसी भी देश या किसी अन्य शक्ति के अधीन नहीं है। भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। सेकंड है प्रभुसत्ता संपन्न राज्य। प्रभुसत्ता संपन्न राज्य से तात्पर्य है भारत आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। भारत के नागरिकों में भी भारतीय राजसत्ता निहित है, ना कि किसी विदेशी सत्ता में। भारत अपने निर्णय खुद लेने के लिए स्वतंत्र है। यहाँ क्लियर हो जाता है कि भारत आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से किसी भी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। उसकी दोस्ती चाहे किसी भी देश से हो, किसी भी विदेशी शक्ति के साथ हो, लेकिन वो किसी के अधीन नहीं है। ठीक है, वो अपने डिसीजन लेने के लिए, अपने जो खुद स्वयं निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, उसे निर्णय लेने के लिए किसी की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। थर्ड है लोकतंत्रात्मक राज्य। लोकतंत्रात्मक राज्य से तात्पर्य है भारत सरकार की शक्ति का स्रोत जनता से है। प्रजातंत्र का अर्थ जनता के लिए और जनता के द्वारा स्थापित की गई सरकार से है। यानी जो प्रजातंत्र है वह जनता को, जनता के लिए और जनता के द्वारा स्थापित किया गया है। देश का शासन है वो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि चलाते हैं। यानी हम जब वोटिंग करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर प्रतिनिधि को हम वोट देते हैं, वो प्रतिनिधि जाके शपथ लेता है, तब जाके वो सरकार बनाता है। यानी हम किसी एक व्यक्ति को चुनते हैं जो हमारे बिहाफ पे देश के कार्य करेगा, क्योंकि इतने सारे करोड़ों के हिसाब से जो हमारे नागरिक हैं सबका अलग अलग मत होता है, अलग अलग उनकी ख्वाहिशें होती हैं, सबके अलग अलग उद्देश्य होते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति जाकर शासन नहीं कर सकता है। इसीलिए हम अपने वोट से, अपना जो वोट होता है कीमती वोट इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम उसे एक व्यक्ति को देकर उसे अपने देश का पर शासन करने के लिए बैठाते हैं। शासन करने का मतलब उसका ये नहीं होता है कि वो देश के लोगों के ऊपर हक जमाए। उसका कार्य होता है वो देश की जनता के लिए कुछ कार्य करे जो देश को प्रगति की ओर लेके जाए और जनता के लिए भलाई करे। ठीक है, उसका विकास करे। जो पूर्णतः जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो प्रतिनिधि हम चुनते हैं वो हमारे प्रति यानी जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारतीय नागरिकों को प्रत्येक 5 वर्ष बाद प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलता है। यानी जब भी हम वोटिंग करते हैं, किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं, तो उसका कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, उससे अधिक का नहीं होता है। 5 वर्ष के बाद में पुनः हमें स्वीकृति मिलती है। हम मतदान द्वारा, प्रतिनिधि अगर अच्छा कार्य कर रहा है तो उसे पुनः मतदान करें, अदरवाइज हम अपना मत चेंज भी कर सकते हैं। भारत में 18 वर्ष और उससे अधिक की उम्र के प्रत्येक व्यक्ति को बिना लिंग, भाषा, धर्म भेदभाव के मतदान करने का अधिकार दिया गया है। फोर्थ है धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। यानी कि जब प्रस्तावना बनाई गई थी, जब संविधान लिखा जा रहा था, तब प्रस्तावना में ये शब्द धर्मनिरपेक्ष नहीं था। ये भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य रखा गया क्योंकि भारत के अंदर सभी राज्य, सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं और सभी को ये स्वतंत्रता है कि वो अपने पसंद के धर्म को चुन सके, उसको मान कर सके। ठीक है, किसी के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बंधक नहीं है कि आपको एक ही धर्म फॉलो करना पड़ेगा, उसी की आराधना करनी पड़ेगी। ठीक है, हर एक व्यक्ति को जो भी धर्म का वो मानना चाहता है, जो मानता है, उसकी उसे मानने की स्वतंत्रता है। इसीलिए प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तब उसका उद्देश्य यही था कि सभी धर्मों को मान्यता दी गई है।
इसका तात्पर्य ऐसे राज्य से है जहाँ किसी भी धर्म को विशेष धर्म के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, बल्कि सभी धर्मों के साथ में समान व्यवहार किया जाएगा और समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। फिफ्थ है समाजवादी राज्य। समाजवादी राष्ट्र शब्द भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था। इसका तात्पर्य यही है कि भारत में प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के राष्ट्रीय सेवाएं, संपत्ति और साधनों का उपभोग करने की समान अवसर होगा और धर्म तथा धन पर केवल कुछ ही लोगों का नियंत्रण नहीं होगा, पूर्ण समाज का नियंत्रण होगा और आर्थिक असमानता को कम करना है। इसका उद्देश्य था आर्थिक असमानता को कम करना। 6 है राज्य की अखंडता। प्रस्तावना में अखंडता शब्द भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। इसका अर्थ भी है भारत की अखंडता। इसका तात्पर्य देश की भौगोलिक एकता, संप्रभुता और एकता को बनाए रखना है, ताकि विविधताओं, भाषा, धर्म और क्षेत्र के बावजूद भी एक अटूट इकाई के रूप में है। यह राष्ट्र की सीमा, सुरक्षा और आंतरिक एकता की मजबूती का प्रतीक है। अगर अखंडता का शब्द का मतलब जाने तो यह है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी राज्य को, किसी भी व्यक्ति के संघ को इस जो देश है भारत, उसको तोड़ने का, उसको खंड करने का अधिकार नहीं दिया गया है। भारत संपूर्ण एक इकाई है। ठीक है, अगर ये अखंडता नहीं जोड़े जाता, इस शब्द को नहीं जोड़ा जाता प्रस्तावना में, तो इसका मतलब ये होता कि प्रत्येक स्टेट जो था वो अपने पर्टिकुलर मांग करता अलग होने की। इससे क्या होता, जो भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाते। ठीक है, तो भारत को एक पूर्ण इकाई के रूप में बनाए रखने के लिए अखंडता शब्द को प्रियम्बल में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के बाद। 7 है गणतंत्र शब्द का अर्थ है भारत में वंशानुगत राजा की परंपरा का अंत हो गया है। गणतंत्र शब्द का मतलब है कि जो भारत है उसमें कोई भी वंशानुगत पद नहीं होंगे। जिस तरीके से पहले होते थे कि एक राजा होता था, राजा के मरने के बाद में उसका बेटा जो होता था, पुत्र, वही गद्दी पर बैठता था। परंतु जो ये गणतंत्र शब्द है, इसका मतलब ये है कि जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि ही शासित होगा। ठीक है, कोई एक जो प्रधानमंत्री अगर मान लो चुना गया है, तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री के जाने के बाद या मरने के बाद में उसका बेटा बैठेगा। नहीं, जनता को 5 वर्ष बाद फिर से पुनः अपनी स्वविवेक से मत देने के बाद में प्रतिनिधि को बदल कर शासित करने का अधिकार दिया गया है। भारत का राष्ट्रपति अब भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जो राष्ट्रपति होता है वो भी अप्रत्यक्ष रूप से ही जनता द्वारा ही चुना जाता है। जब हम वोटिंग करते हैं तब जो दोनों सदन होते हैं, उनके दोनों सदनों के वोटिंग के आधार पर एक राष्ट्रपति चुना जाता है। देश की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है। कार्यपालिका शक्ति का मतलब होता है कि जो भी विधानसभा जो बिल पास करेगी या कानून पास करेगी, उसको लागू कराने का, उस कार्य को करने का या करवाने का अधिकार जो होगा वो कार्यपालिका होगा। उसका नाम ही बताता है कार्यपालिका, यानी कोई भी कार्य अगर दिया गया है, बनाया गया है, उसको लागू करवाना। अगर इसका कोई विरोध करता है या इसका कोई पालन नहीं करता तो उसके लिए न्यायपालिका बनाई गई है। किंतु इसका प्रयोग वह मंत्रिमंडल की सलाह से ही कर सकेगा। ठीक है, अब है प्रस्तावना का मूल्य एवं महत्व। प्रस्तावना का मूल्य एवं महत्व। तो प्रस्तावना या उद्देशिका भी इसे कहते हैं, का कोई वैधानिक महत्व नहीं है, यानी कोई इसे अगर इसको फॉलो नहीं करता, मानता नहीं है, तो उसे सजा नहीं दे सकते हैं। किंतु इसका महत्व उस समय होता है जब संविधान की भाषा इतनी अस्पष्ट और संदिग्ध होती है कि इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। तो ऐसी अवस्था में संविधान का अर्थ को स्पष्ट करने वाले हेतु प्रस्तावना का सहारा लिया जाता है। जब कोई चीज समझ नहीं आती तो प्रस्तावना में ही लिखित जो उसका सार है उसे समझकर संविधान को समझा जाता है। मैसर्स बुराकर कॉल कंपनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1961 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यद्यपि किसी एक्ट में प्रयुक्त उपबंधों के अर्थ को समझने के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है, फिर भी किसी विधेयक का स्पष्ट प्रावधानों को, भले ही वे प्रस्तावना की शर्तों के प्रतिकूल दिखाई देते हो, प्रभावकारिता प्रदान की जानी चाहिए। अतः किसी अधिनियम के स्पष्ट प्रावधान प्रस्तावना पर प्रभावी होते हैं।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यद्यपि प्रस्तावना का कोई कानूनी महत्व नहीं है, फिर भी संविधान निर्माताओं के अनुसार यह निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करती है। पहला है, संविधान की शक्तियों का स्रोत कौन है, प्रस्तावना में लिखित है। संविधान का उद्देश्य क्या है, वो भी प्रस्तावना में लिखित है। थर्ड है, संविधान को लागू होने की तारीख, वो भी प्रस्तावना में लिखित है। अब देखते हैं संविधान के उद्देश्य। प्रस्तावना के अनुसार संविधान का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार दिलाना है। अब हम एक एक करके जो प्रस्तावना में लिखित अधिकार है उन्हें हम समझेंगे। तो पहला अधिकार है न्याय। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से अगर किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई अहित होता है या कोई अहन होता है किसी भी अधिकार का जो उसके फंडामेंटल राइट दिए गए हैं उसके साथ में, तो उसे न्याय पाने का पूर्ण अधिकार है। स्वतंत्रता, विचार या अपने विचार प्रकट करने की, चाहे वो लिखित रूप से हो, चाहे वो मौखिक रूप से हो या डिजिटल रूप से हो, व्यक्ति को अधिकार होगा। मत देने का अधिकार व्यक्ति का स्वयं अधिकार है। विश्वास यानी आस्था, किसी भी धर्म को अपनाने की, उसको मानने की, उसे पूजने की स्वतंत्रता। उसके बाद में धर्म की, इसका भी यही अर्थ है। ठीक है। थर्ड है समानता, तो पद के आधार पर अवसर की समानता, ये सभी योग्यता के अनुसार भी समानता, व्यक्ति को पढ़ने की समानता, कोई भेदभाव ना करना, चाहे धर्म के, जाति के, लिंग के आधार पर समानता, ये सभी अधिकार। फोर्थ है बंधुत्व, व्यक्ति की महिमा, व्यक्तिगत महिमा और राष्ट्र की एकता हेतु सभी व्यक्ति को मिलजुल कर परस्पर भाईचारे के साथ में भारत में रहने की पूर्ण स्वतंत्रता है। संविधान में उक्त तथ्यों को, यानी जो ऊपर लिखे हुए तथ्य हैं, उनको कायम रखने के लिए व्यवस्था की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्ति के साथ साथ ऐसी बंधुत्वता कायम रखने का उपाय किया गया है जिसमें सांप्रदायिकता, जातीयता, भाषा या प्रांतीयता के विचार न पनपने पाए। ठीक है। किसी भी रूप में, ना जाति के रूप में, ना भाषा के रूप में, ना प्रांत के लिए झगड़े नहीं होने चाहिए। ठीक है। दंगे नहीं होने चाहिए। भारत के अंदर शांतिपूर्ण रूप से रहने का पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। डॉक्टर डी बसु के अनुसार प्रजातंत्र तभी सफल हो सकता है जबकि वह जन जन के मन में बंधुत्व की भावना को जागृत करने में सफल हो सके। प्रत्येक व्यक्ति ये समझ सके कि वह मातृभूमि की संतान है। ठीक है। अगर हम जाति को देखेंगे, धर्म को देखेंगे, तो हमारे बीच में एक दूसरे के लिए द्वेष ही रहेगा, क्योंकि सभी धर्म अलग अलग बातें बोलते, अलग अलग तरीके से उसे माना जाता है। लेकिन भारत में रहने का सबसे मेन, जो अगर हमें रहना है मिलजुल कर, तो सबसे पहली बात यही माननी पड़ेगी कि हम सभी मातृभूमि की संतान हैं और उन्हें एक दूसरे के प्रति स्नेह, सहचर्य और सहयोग की भावना के साथ रहना है। आप समझते हैं केस लॉस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉस है जो इसमें मैंने मेंशन किए, तो आप इनको रट लीजिएगा ताकि आपको आगे भी, ये आपको जब तक आप एडवोकेसी करेंगे आपको समझ में आएंगे, साथ में इसके लिए आपको हेल्प भी मिलेगी। तो इन्हें याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहला है, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आदर्श और आकांक्षाएं संकलित की होती हैं। प्रस्तावना केवल एक विशेष टिप्पणी नहीं है बल्कि इसका संपूर्ण उद्देश्य संविधान में वर्णित होता है। संविधान द्वारा विभिन्न इकाइयों का जन्म होता है, जैसे केंद्र, राज्य और केंद्र शासित राज्यों की इकाइयाँ। ये सरकार की शक्ति के तीनों अंगों को निर्मित करती है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। यह उनके क्षेत्राधिकारों की सीमा निर्धारित करती है तथा यह आशा करती है कि निर्मित कोई भी प्राधिकारी सर्वोपरि नहीं है बल्कि संविधान ही सर्वोच्च होता है। तो इसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से संविधान के अंदर हमारे जो अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, और सबके कार्य भी दिए गए हैं। यानी कि कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च नहीं है। सबसे सर्वोच्च अगर कुछ है तो बना है संविधान। संविधान ही भारत में सर्वोच्च है। इसके अवहेलना करने वाले को दंडित किया जाएगा। समस्त प्राधिकारी देश की विधि के अधीन कार्य करते हैं तथा संविधान में विधि के शासन का ही उपबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्या प्रस्तावना संशोधित की जा सकती है? ये
4 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है, ये 20 नंबर में भी आ सकता है, 10 नंबर में भी आ सकता है, या शॉर्ट नोट भी आ सकता है इसका। तो इसे आपको किस तरीके से लिखना है, कैसे समझना है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो इसे समझिए आप बहुत ध्यान से, किस प्रस्तावना संशोधित की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि संसद को प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार है, किंतु इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य AIR 1973 में ये निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है, इससे पहले ये भी चर्चा हुई थी कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, नहीं माना गया था, परंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ये बताया गया, ये माना गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का बहुत इम्पोर्टेंट भाग है। ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते हैं, इसमें संविधान के अकॉर्डिंग संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन जो जिस रूप में इसे संविधान बनाते वक्त संविधान निर्माताओं ने लिखा था, इसका जो मूल स्ट्रक्चर है, आधार है, उसे चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, वो जिस रूप में भी है उसे वैसे ही रखा जाएगा। हाँ, उसे संशोधित किया जा सकता है क्योंकि समय समय पर परिवर्तन होते हैं, तो इस हिसाब से समय की मांग होती है कि कौन कौन से उसके अंदर चेंजेस किए जाएं, लेकिन जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, जिस रूप में उसे पहले लिखा जा सका है, उसे नहीं बदला जा सकता है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में यही निर्णय दिया गया था, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसे बदला नहीं जा सकता है, लेकिन उसे संशोधित किया जा सकता है।